ये हमारा 5th क्लास है सॉल्यूशंस का। इसके पहले 4 क्लासेस हुए हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूशन का डेफिनेशन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास में वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम में मास परसेंटेज, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच के रिलेशनशिप, और मोलैरिटी मोलैलिटी डेंसिटी के बीच का रिलेशनशिप। इसमें हम लोगों ने 3 रिलेशनशिप पढ़ा था, जिसमें एक रिलेशनशिप था स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m by 1000 d माइनस mm2, और 2 रिलेशंस थे वो आप लोग लिख के बताओ। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, लेकिन नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले और नॉर्मेलिटी के अलग अलग रिलेशनशिप देखने से पहले जो पहले पढ़े हैं उससे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्मेलिटी पे स्विच करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड पे, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 11.7 ग्राम NaCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। देखो, अब जब हमें याद हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन 1 kg सॉल्वेंट, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम जैसे तुम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसके लिए मैं बता रहा हूं, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे अप्लाई करो। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 500 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते, कितना हो जाएगा 0.5 kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कैसे निकालते हैं, गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास कितना है 11.7 ग्राम, मोलर मास कितना होगा सोडियम क्लोराइड का Na23, क्लोरीन 35.5, 538 235 58.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकालना है, क्या करना है वो हम लोग को, गिवन मास में मोलर मास कितना हो जाएगा 11.7 बाई 58.5, 1/5 मतलब 0.2, और ये कितना है 0.5, इसी को तो डिवाइड करना है। मोलैलिटी क्या होता है स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाई, लिख दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, लिख दे रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है 0.2 और मास ऑफ सॉल्वेंट 0.5, 0.2 बाई 0.5। ये डेसिमल से डेसिमल क्या, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ भी है, यहाँ भी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, कितना क्या आंसर 0.4। समझ में आया? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब सीधे कन्वर्ट करो सॉल्वेंट को, मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में, और मोलर मास से डिवाइड करके सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर उसको डिवाइड करो, आंसर लाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलैलिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन 0.2। जो इंफॉर्मेशन लिख रहा है, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ में आ रहा है उसको लिखते चलो। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मोलैलिटी स्मॉल m, स्मॉल m कितना दिया हुआ है 0.2। फिर क्या दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, ठीक है। कैलकुलेट करना है टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला से तो सब कोई बना ही लेता है, डेफिनेशन से बनाते हैं। मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे 0.2 का मतलब क्या है, मोलैलिटी 0.2 है, इसका मतलब क्या है 0.2 मोल्स इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम में 0.2 मोल्स है, ठीक है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कितना ग्राम होगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। मोलर मास कितना है H2SO4 का 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 64 या 64, कितना हो गया 2 2 4 8 6 3 9 98 ग्राम। इसका मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 0.2 मोल्स है, या 0.2 इंटू 98 कितना हो गया 2 16 2 9 18 19, इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज मोलैलिटी। तो 0.2 मोल्स प्रेजेंट है 1000 ग्राम में और एक मोल में है 98 ग्राम, तो क्या 0.2 मोल्स में 19.6 ग्राम नहीं होगा। और मेरे से पूछ क्या रहा है, मेरे से पूछ रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए 19.6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना 1000 ग्राम, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को ऐड कर दो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा
तो 1000 को ऐड करेंगे 19.6 से, कितना आएगा 1019.6 आंसर। 1000 प्लस 19.6 कितना आएगा 1019.6। क्या समझ में आया? इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख के, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय 1 के मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, वहां से फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को फिर लिखो गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास निकालोगे तो वो यही आएगा 19.6। करो, ठीक है, वैसे तुम लोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods of expressing concentration varies with temperature। देखो क्या है क्वेश्चन का जो मेन टर्म है वो क्या है, varies with temperature, मतलब टेम्परेचर पे कौन डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे कौन डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। Which of the following methods of expressing concentration, concentration को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि मास में वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स में पूछ रहा है कि टेम्परेचर किसमें वैरी करेगा, टेम्परेचर किसमें वैरी नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां जहां वॉल्यूम आएगा वहां पे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और जहां जहां वॉल्यूम नहीं आएगा वहां पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है वैरी, मतलब पूछ रहा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड कौन सा करता है, वैरी, वैरी करता है मतलब क्या, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, चेक करते हैं सारे ऑप्शंस। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या यहाँ पे वॉल्यूम बता रहा है, नहीं बता रहा है, सॉल्वेंट पर का मास बता रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास बता रहा है, वॉल्यूम नहीं बता रहा है। वॉल्यूम तो लीटर या मिलीलीटर होता। ठीक है, वेट परसेंटेज W/W, ग्राम बाय ग्राम, तो यहाँ पे कहाँ आया, वॉल्यूम नहीं ना आया। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या आया, वॉल्यूम आया। वॉल्यूम आया तो क्या होगा, इसका आंसर ये टेम्परेचर में वेरी करेगा। मोल फ्रैक्शन, यहाँ भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, कट जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन एंटिटी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द एंटिटी। तो आंसर क्या होगा, मोलैरिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है और बाकी जगह पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है। बस इतना ही याद रखो, जहां पे वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जहां पे वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, और जहां पे वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, इससे लिंक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द मोलैरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज 3m, कैपिटल M दिया हुआ है 3m, मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलैरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज 3m, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, गिवन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना। जैसे यहाँ पे तुमको दिखता है ना गिवन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वैसे ही क्वेश्चन से भी तुम निकाला करो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी, कैपिटल M कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, पूछा क्या है मेरे से, मोलैलिटी, लिखो स्मॉल m इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, क्या कोई रिलेशनशिप याद आ रहा है जो मैंने कल तुम्हें बताया था, स्मॉल m मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000m/1000d माइनस mm2। यहाँ पे m2 क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M क्या था, मोलैरिटी, d क्या था, डेंसिटी, m क्या था, स्मॉल m मोलैलिटी, कैपिटल M क्या था, मोलैरिटी। यहाँ पर रखो और आंसर लाओ। देखो रिलेशनशिप क्या था, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000m, ये मोलैरिटी है, बाई 1000d माइनस कैपिटल M इंटू M2, ये क्या है M2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सब कुछ यहाँ पे प्लेस करो, आंसर लाओ। 1000, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 3 बाई 1000, डी कितना है, डेंसिटी 1.25 माइनस क्या निकल रहा है, MM2, M क्या है मोलैरिटी, M2 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी कितना है 3,
और मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना है 58.5 NaCl, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। याद रखो, याद हो जाना चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए सारा मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, अपने से बोलो, बैठ के ऐसे बोला करो, यहाँ से घर जाते हो तो बोला करो ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, H2SO4 98 ग्राम, NaCl 58.5 ग्राम। याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा ये सब। तो क्या निकाल रहे थे हम लोग? हाँ, मोलैरिटी कितना है इसका? 3 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 58.5। अब निकालो इसको, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। 1000 इंटू 3, 3000 बाई, देखो 1.25 है, मतलब 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट गया, कितना आ गया? 1250, 1250 माइनस 3 इंटू 58.5 कितना आएगा? 3 5 15, 5 हाथ में 1, 3 8 24 25, 5 हाथ में 2, 3 5 15 16 17, 175.5। ठीक है, उसको यहाँ पे रख दो, 175.5। उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, लेकिन कोई बात नहीं। 0.0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 7 गया 7, 11 में से 1 गया 10। ये डेसिमल को अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा? 1 0 और, ठीक है। अभी भी नहीं मान रहा, अभी भी डिवाइड करवा रहा है, करो डिवाइड। चलो छोड़ो, डिवाइड मत करो, देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। 3000, ये 30,000 है ना, 30,000 भाई 10,745, पॉइंट तो हट गया। अगर 30,000 बाई 10,000 होता तो आंसर कितना आता? 30,000 बाई 10,000 3, 30,000 बाई 10,745 है, तो 3 के आगे पीछे कुछ होगा, ये तो कुछ ज्यादा ही चला गया। 1.85 कभी होगा? कभी नहीं होगा। 3.85 कभी नहीं होगा, ठीक है। अब 2.9, 2.79, क्वेश्चन सेंटर कितना स्मार्ट है, एक दिया है 2.9, एक दिया है 2.79, तो हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो डिवाइड करिए, एक स्लाइड लीजिए और डिवाइड करिए, कितना में कितना? 10,745 भाई कितना है? 30,000। बाप रे बाप, डिवाइड करवा रहा है 2 बार में। 2 5 या 10, 0 हाथ में 1, 2 4 या 2 9, 2 7 या 14, 4 हाथ में 1, और 2 1 या 2, 0 10 में से 9 1, 9 से 4 5, 9 में से 1 8, पॉइंट, एक और 0, 85,100। 85,100 है, 10,745 है, मतलब लगभग 8 बार, 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार के लगभग। देखो 8 बार में कितने आ रहे हैं? 8 5 जो 40, 0 हाथ में 4, 8 5 32 36, 6 हाथ में 3, 8 7 56 57 59, 9 हाथ में 5, 8 10 80 और 85 बढ़ जा रहा है, इसका मतलब 2.7, 2.7। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते ही हैं, वहां पे आप बच नहीं सकते हो, ठीक है, वहां पे आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, अब हम लोग पढ़ेंगे नया टर्म। हो गया क्वेश्चन मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं मोलैरिटी से, हाँ, वो जो 3 रिलेशनशिप थे उससे भी मैंने भी क्वेश्चन कराया, 1000 m by 1000 t minus mm2। मैं उस पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं तो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से, मोलैलिटी से आगे जाएंगे कहा? नॉर्मेलिटी पे, ठीक है। देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है, ले लेते हैं पहले स्लाइड, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब नॉर्मेलिटी में अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता तो ये मोलैरिटी बन जाता। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन यह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं है, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसलिए ये क्या बन गया मोलैरिटी से? नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब नया क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब एक और नया क्वेश्चन सर, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ठीक है, अभी देखो इक्विवेलेंट मास मैं तुम्हें बताता हूं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी, नहीं मोलैरिटी नहीं, मोलर मास, वो बाद में आएगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब नया क्वेश्चन सर, एन फैक्टर क्या होता है? सर क्या क्या लिख दिया आप बोर्ड पे? सबसे पहले ये कितना अच्छा हम लोग का मोलैरिटी चल रहा था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदल के यहाँ पे नॉर्मेलिटी डाल दिए, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को फिर लिख दिए गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, फिर इक्विवेलेंट मास को लिख दिया मोलर मास बाय एन फैक्टर। ये नया नया टर्म, 3 टर्म आ गए यहाँ पे। कौन कौन, कितना टर्म आ गया? 3 नए टर्म्स आए हैं। एक है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दूसरा है इक्विवेलेंट मास, और तीसरा है एन फैक्टर। इन तीनों को अभी हम लोग बारी बारी करके समझेंगे। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute by volume of solution in liter। अगर यहाँ पे मोलैरिटी होता तो हम बोलते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट से, तो ये मोलैरिटी भी बदल गया क्या में? नॉर्मेलिटी। क्या समझ में आ रहा है? मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को NEQ, और वॉल्यूम इन लीटर को तो वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम इन लीटर। ओके, अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको? NEQ, number of gram equivalent is equal to given mass by equivalent mass। ठीक है, ये क्या है? equivalent mass, equivalent mass। इसको कैसे लिखते हैं? W by E। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है? फिर से एक नया टर्म, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है? सर एक बोर्ड पे 3-3 4-4 नया नया टर्म लिख दे, कुछ बताइएगा कि ऐसे लिखते जाइएगा बस? थाम्बा, सब बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहले इसका रिलेशनशिप समझ लेते हैं, उसके बाद नीचे से पकड़ेंगे एन फैक्टर से, और एन फैक्टर समझ में आ जाएगा तो इक्विवेलेंट मास समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोलर मास तो पता ही है। अगर इक्विवेलेंट मास समझ में आ जाएगा तो गिवन मास तो पता ही है, ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आ जाएगा। अगर ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आ जाएगा तो वॉल्यूम तो पता ही है, नॉर्मेलिटी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ एन फैक्टर बताना है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। सही है? ठीक है, तो सबसे पहले इसका रिलेशनशिप समझते हैं, उसके बाद एन फैक्टर को बताते हैं एन फैक्टर क्या है। ओके,
देखो कुछ रिलेशनशिप जितने भी ये हैं उसको सबको उठाकर यहाँ पे रख दो। जैसे सबसे पहले क्या है, इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या है डब्ल्यू बाई, यहाँ पे डब्ल्यू बाई हीरो। नॉर्मेलिटी कैपिटल एन इज इक्वल टू, क्या लिखे हम लोग, कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या लिखे, एन इक्यू बाई वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे लिखो एन ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इक्विवेलेंट इनटू 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एन इक्विवेलेंट की जगह पे क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एन इक्विवेलेंट की जगह पे डब्ल्यू बाई गिवन मास में इक्विवेलेंट मास कर दो रिप्लेस, डब्ल्यू बाई ई इंटू 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इक्विवेलेंट मास कितना है, मोलर मास में एन फैक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं एम बाई एन फैक्टर। ठीक है, ठीक। तो E इज इक्वल टू कितना आया, m बाई एन फैक्टर। इसको यहां पे रख सकते हैं, E की जगह पे m बाई एन फैक्टर कितना आ जाएगा, W बाई m बाई एन फैक्टर को ऊपर ले गए इंटू एन फैक्टर इंटू 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर। क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम? क्या ये W बाई एम को हम लोग n लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute by volume in liter into n factor is equal to molarity into n factor। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अगर मुझे मोलैरिटी पता है और मुझे एन फैक्टर पता है तो मैं उसका नॉर्मेलिटी भी निकाल सकता हूं। क्या समझ में आया? लेमैन लैंग्वेज में नॉर्मेलिटी का मतलब है मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एन फैक्टर से। ये इतना ताम झाम करने का मतलब एक ही था, इतना एग्जाम में नहीं करना है कि ये इक्विवेलेंट मास और ये क्या बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ये वो निकाल रहे हैं। ये बस तुम्हें बताने के लिए किए कि देखो ऐसे ऐसे आता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ऐसे आता है। अभी आ रहे हैं एन फैक्टर पे, एन फैक्टर समझेंगे तो फिर इक्विवेलेंट मास समझ लेंगे, इक्विवेलेंट मास समझ लेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट समझ लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट समझ लेंगे तो नॉर्मेलिटी समझ में आ जाएगा। ओके, क्या ये समझ में आया रिलेशनशिप कैसे आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये समझ में आया। डब्ल्यू बाई एम सॉल्यूट बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम इन लीटर को यहाँ पे देखें, ये मोलैरिटी बन गया, ये एन फैक्टर हो गया। क्या क्लियर है ये? ठीक है, अब हम लोग आते हैं एन फैक्टर पे। देखो अगर एन फैक्टर समझ में आ गया तो नॉर्मेलिटी समझ में आ जाएगी। क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। इसका मतलब अगर मैं एन फैक्टर पकड़ता हूं तो मुझे सब समझ में आ जाएगा। इन फैक्टर क्या होता है भाई, इन फैक्टर एक तरह का मल्टीप्लायर होता है जो अलग अलग केस में अलग अलग होगा। एटम के केस में वैलेंसी होगा, सॉल्ट के केस में चार्ज ऑन कटायन एंड चार्ज ऑन आयन, आयन के केस में चार्ज ऑन आयंस, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, एसिड्स बेस के केस में कितने हाइड्रोजन गए, कितने हाइड्रोक्सिल आयन गए। ठीक है, तो ऐसे डिपेंड करता है इन फैक्टर के अलग अलग केस में क्या है, और कुछ एक्सेप्शंस है जो मैं आपको भी बताऊंगा। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला केस है एटम। एटम के केस में, एटम से केस में इन फैक्टर क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ वैलेंसी। ठीक है, जो वैलेंसी होता है एटम का वही उसका इन फैक्टर होता है। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिया मान लो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, -2, इस पे मॉड लगा, ये क्या बन गया 2। अब मुझे निकालना है इसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास क्या होगा ऑक्सीजन का 16, O2 होता तब 32 होता, ऑक्सीजन कितना होगा 16, 16 बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना 2, इसका मतलब 8। वही अगर मैं मान लो एल्यूमिनियम लेता, एल्यूमिनियम इसका वैलेंसी कितना होता है 3, इसका मतलब यही इसका एन फैक्टर हो जाएगा। एटम के केस में वैलेंसी का मॉड एन फैक्टर होता है।
इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? मोलर मास में n फैक्टर, मोलर मास एल्युमिनियम का ले लो 27 बाई n फैक्टर 3, कितना आ गया? 9। समझ में आया? एटॉमिक केस में n फैक्टर क्या होता है? उसका वैलेंसी। n फैक्टर क्या है? एक तरह का मल्टीप्लायर है। ओके, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो अगर मुझे n फैक्टर पता चल गया और मोलैरिटी पता है तो क्या मैं नॉर्मेलिटी नहीं निकाल सकता हूं? आराम से निकाल सकता हूं। ओके, नेक्स्ट है, एक स्लाइड और लेते हैं। एटम के बाद हम लोग देखते हैं अब आयन के केस में। ओके, सेकंड आयंस। जैसे मान लो एक फेरस आयन है Fe+2 और फेरिक आयन है Fe+3। अब मैंने तुमसे बोला कि इसका इक्विवेलेंट मास बताओ, इसका भी इक्विवेलेंट मास बताओ। तो कैसे बताओगे? सबसे पहले n फैक्टर निकालोगे, फिर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास में n फैक्टर करोगे। n फैक्टर कितना हुआ इसका? n फैक्टर फेरस आयन का 2, फेरिक आयन का n फैक्टर कितना होगा? 3, क्योंकि आयन के केस में n फैक्टर क्या होता है? उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका n फैक्टर होता है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास में n फैक्टर, मोलर मास ऑफ आयरन बाय n फैक्टर। समझ में आ रहा है? वैसे ही यहां पे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ फेरिक आयरन, मोलर मास ऑफ आयरन बाय n फैक्टर 3, यहां पे n फैक्टर 2। ठीक है, ये आयन से केस में हो गया। अब नेक्स्ट है सॉल्ट के केस में। सॉल्ट के केस में कैसे निकालेंगे हम लोग n फैक्टर? सॉल्ट, जैसे एग्जांपल के लिए एक सॉल्ट है Na2SO4, ठीक है, और एक सॉल्ट है मान लो Ca3PO4 ओके, देखो एक सोडियम पे चार्ज कितना होता है? +1, लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है 2Na प्लस, और सल्फेट आयन पे कितना है? SO4 -2। वैसे ही कैल्शियम को जब करेंगे हम लोग 3Ca+2, एक कैल्शियम पे +2 चार्ज है और फॉस्फेट आयन पे -3। ठीक है, तो यहां पे चार्ज कितना है? सॉल्ट को जब हम लोग अलग अलग किए सोडियम और सल्फेट, 2 चार्ज है, 2 सोडियम है, ये सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो इसका n फैक्टर कितना होगा? 2। इसका n फैक्टर कितना होगा? कैल्शियम के 3 पार्ट है और एक कैल्शियम पे चार्ज है +2, यहां पे भी 2 है और ये -3, तो यहां से लो या यहां से लो, n फैक्टर कितना होगा? 6। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो क्या करना होगा? मोलर मास निकालना होगा इसका और n फैक्टर से डिवाइड करना होगा। इसका इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो मोलर मास निकालना होगा इसको और n फैक्टर से डिवाइड करना होगा। देखो ये बोरिंग है, आई नो, लेकिन जानना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन जल्दी बनाना है तो ये जानना पड़ेगा कि n फैक्टर अलग अलग केस में कैसे कैसे देखते हैं हम लोग। एटॉमिक केस में वैलेंसी को देखते हैं, आयन से केस में उसके चार्ज को देखते हैं, सॉल्ट के केस में अलग अलग करते हैं और फिर उसके चार्ज को देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, रिडक्शन रिएक्शन में कैसे जो रिएक्ट करता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन गए, कितने एसिड के केस में इलेक्ट्रॉन्स गए एसिड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के केस में, ये सब हमें जानना पड़ेगा। ओके, अब थर्ड केस है, एक और स्लाइड ले लेता हूं मैं। थर्ड केस है एसिड्स, 3 हो गया, 4, चौथा है एसिड्स। एसिड से केस में क्या करना होता है हम लोग को? हम लोग को चेक करना होता है कि कितने हाइड्रोजन H+ रिलीज हुए। ओके, नंबर ऑफ H+ रिलीज्ड। एग्जांपल के लिए HCl, यहां से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 1, तो इसका n फैक्टर कितना होगा? 1। H2SO4, यहां से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 2, इसका n फैक्टर कितना होगा? 2। ओके, लेकिन अगर ये रिएक्शन कर रहा है कोई, अगर ये कोई रिएक्शन कर रहा है तो हमें वहां पे चेक करना है कि वो रिएक्ट करने के बाद कितना हाइड्रोजन दे रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर H2SO4 को मैंने रिएक्ट कराया, H2SO4 को रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें मिला
H2SO4 NaOH, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस, और क्या निकलेगा यहां से, वाटर, H2O, ये OH और ये यहां से एक हाइड्रोजन, ये निकल क्या बना दिया, पानी, और बाकी सब यहाँ पे जुड़ गया। अब मैंने तुमसे कहा कि H2SO4 का बताओ एन फैक्टर कितना होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ H+ रिलीज, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेगा, तो आंसर हो जाता 2। लेकिन रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2SO4 HSO4 बन रहा है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन हो रहा है, तो एक ही हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ना, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 होगा। ओके, तो ये हमें ध्यान देना होगा कि रिएक्शन क्या हो रहा है या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। ये है फास्फोरिक एसिड, ये है फास्फोरस एसिड, और ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब मैंने तो बता दिया कि नंबर ऑफ H+ रिलीज वो उसका होगा एन फैक्टर, और तुमने देखा कि अच्छा यहाँ H3 है, यहाँ भी H3 है, यहाँ भी H3 है, मारो एन फैक्टर 3, गलत हो जाएगा। कहीं कहीं एक्सेप्शंस होते हैं, वहां पे हमें रिएक्शन देखना पड़ता है या फिर स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो H3 1 2 3, PO4 1 2 3 4, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। वैसे इसका स्ट्रक्चर ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसमें कितने पोलर ग्रुप अटैच्ड है, 1 2 3, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3, क्योंकि यहां से आराम से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कितने पोलर ग्रुप है, 2, 1 2, इसलिए यहां से सिर्फ 2 हाइड्रोजन निकलेगा, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर 2। इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3, और यहां से सिर्फ एक पोलर ग्रुप है, इसलिए यहां से कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, 1, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। इसलिए डिपेंड करता है कहीं कहीं स्ट्रक्चर कैसा है उसका, रिएक्शन के बाद कितने हाइड्रोजन दे रहे हैं। आंख मूंद कर ऐसे ही नहीं कि अच्छा H2SO4 2 हाइड्रोजन, एन फैक्टर 2। अगर ये नहीं बोला है कि क्या क्या रिएक्ट कर रहा है और सिर्फ पूछा जाए कि क्या होगा इसका एन फैक्टर, तब तो वहां पे हम आराम से बोल सकते हैं कितने हाइड्रोजन निकले, कितने OH निकले, उसका वो एन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें इतने पोलर ग्रुप होते हैं, वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि एन फैक्टर क्या होगा। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेसिस में 5, बेसिस में क्या है, नंबर ऑफ OH रिलीज्ड। एसिड में क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिलीज, बेसिस में क्या है, नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज्ड। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1, एक OH निकलेगा यहां से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 OH निकलेगा, 2, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना OH निकल रहा है बेसिस के केस में, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या हो, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या नंबर ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जांपल के लिए अगर Zn से Zn+2 बना, तो क्या यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे Zn पे कुछ नहीं है, यहाँ पे Zn+2 है। Zn+2 बनने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर ये X है और ये है X+2 और ये है X+3, ये X मान लो कोई भी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, ये यहां से ये स्टेबल स्टेट में है,
यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसलिए x पे +2 आ गया, यहाँ पे x पे +3 आ गया मतलब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना लूज किया वो उसका n फैक्टर होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के केस में, और रिडक्शन रिएक्शन के केस में 6। रिडक्शन रिएक्शन जस्ट उल्टा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। ठीक है, वो क्या होगा उसका n फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए मान लो Mn+7 से Mn+2 हो गया, ये +7 से +2 कब होगा जब इसको 5 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा। तो इसका n फैक्टर कितना होगा 5, और इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास बाय n फैक्टर। ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बनाओ। देखो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 4M H2SO4 सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी निकालना है, क्या निकालना है मुझे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, यही होता है ना, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, n फैक्टर निकालने सीख रहे हैं। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 4, n फैक्टर कितना होगा इसका H2SO4 का 2 हाइड्रोजन लूज करेगा ये, तो इसका 8 क्या आएगा नॉर्मेलिटी। क्या क्लियर है कैसे निकाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग 4 ग्राम NaOH इन 400 ml ऑफ सॉल्यूशन। मुझे नॉर्मेलिटी निकालना है तो सबसे पहले मैं मोलैरिटी निकालता हूं और फिर उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझो कि ये क्वेश्चन क्या है मोलैरिटी का। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा NaOH का एटॉमिक मोलर मास कितना 40, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 4/40 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1, 0.1। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 400 मिलीलीटर मतलब 0.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बाय वॉल्यूम इन लीटर 0.4, ये क्या मैंने निकाला मोलैरिटी। कितना आ गया 1/4 मतलब 0.25, ये ना। अब मोलैरिटी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा n फैक्टर से। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा n फैक्टर से नॉर्मेलिटी लाने के लिए। n फैक्टर कितना होगा, कितना OH यहां पे लूज कर रहा है, ये एक ही OH तो लूज कर रहा है, तो इसका n फैक्टर कितना होगा 1, तो मोलैरिटी इनटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट नॉर्मेलिटी। मल्टीप्लाई करो यहाँ पे n फैक्टर से, n फैक्टर कितना है ऐसा OH 1, इसका नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 0.25। क्या समझ में आया कैसे कैसे हो गया ये सब चीज, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था पहले M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, पहला कंटेनर का मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम बराबर होगा दूसरे कंटेनर के मोलैरिटी और उसके वॉल्यूम से के प्रोडक्ट से, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है। तो इसी केस पे हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। दोनों तरफ अगर n फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, n फैक्टर क्या होता है मोलैरिटी इनटू नॉर्मेलिटी, क्या होता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। यहां भी n फैक्टर क्या होगा मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ये क्या बन गया नॉर्मेलिटी, ये क्या बन गया नॉर्मेलिटी। समझ में आया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, और सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m, जो जो डाटा दे रहा है उसको लिखते चलो। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.2, और सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m एंड 2 लीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 लीटर ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH3। ठीक है, इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स। कितना टाइम डाइल्यूट किया गया इसको 100 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, ये V1 है और V2 कितना दिया हुआ है 2 into 100। व्हाट विल बी द फाइनल मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी कितना होगा और नॉर्मेलिटी कितना होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का। ओके, तो मुझे M1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, मुझसे क्या पूछा है M2। M2 क्या होगा, क्या फॉर्मूला नहीं दिख रहा है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है,
लेकिन मेरे से पूछ क्या रहा है, फाइनल मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। तो अगर मैं मोलैरिटी निकाल लूं और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दूं n फैक्टर से, तो क्या मुझे नॉर्मेलिटी नहीं मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा नॉर्मेलिटी। तो निकालो 0.2 इंटू 2 इज इक्वल टू m2 इंटू 2 इंटू 100। ये 2 से 2 गया, ये 100 जब इधर आया यहाँ पे और ये डेसिमल गया तो एक और 100 आया, इसका मतलब m2 कितना आ गया? 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये है मोलैरिटी। ये क्या है? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी नहीं है। नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? n फैक्टर से मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना OH लूज कर रहा है? 3, इसलिए इसका n फैक्टर कितना होगा? 3। यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करें? नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करें इसको? 2 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -3। इसलिए आंसर कितना आएगा? 6 इंटू 10 टू पावर -3। ये होगा नॉर्मेलिटी। क्या समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। अब देखो, अब पढ़ना है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। क्या पढ़ना है? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। बहुत इजी है, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो, अगर एसिड एसिड को मिला रहे हैं, एसिड प्लस एसिड, तो जो एन मिक्स होगा, जो नॉर्मेलिटी आएगा पूरे मिला के, जैसे मान लो HCl लाए और H2SO4 लाए, उसको मिला दिए। अब पूछने के बताओ इसमें नॉर्मेलिटी क्या होगा? कैसे निकालेंगे? एन मिक्स इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2, जितना लाना है लाओ, HCl H2SO4 HNO3, जितने एसिड्स लाना है लाओ, जितने वॉल्यूम में मिलाना है मिलाओ, ठीक है, बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। देखो, N1V1 प्लस N2V2 प्लस सो बाई वॉल्यूम मिक्स। ओके, लेकिन इसमें भी 3 केस बनता है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए, अगर कंप्लीट एसिड और कंप्लीट बेस आए तब तो न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देगा। लेकिन अगर एसिड ज्यादा है, बेस कम है और ये दोनों मिला तो सॉल्यूशन थोड़ा एसिडिक बनेगा। बेस ज्यादा है, एसिडिक कम है दूसरा सॉल्यूशन, और ये दोनों मिला तो सॉल्यूशन थोड़ा सा बेसिक बनेगा। उस केस में कैसे होगा उसको देखते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर NaVA नॉर्मेलिटी वॉल्यूम एसिड का और NbVb ये दोनों बराबर है, तब तो न्यूट्रल बनेगा सॉल्यूशन, न्यूट्रल। लेकिन अगर NaVA इज ग्रेटर देन NbVb तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? एसिडिक। और NaVA इज लेस देन NbVb तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? बेसिक। ठीक है, देखो इसके केस में जो नॉर्मेलिटी है एसिडिक के केस में, ठीक है, इसके केस में उसको निकालेंगे हम लोग NaVA माइनस NbVb बाई वॉल्यूम। और बेसिक के केस में हम लोग N निकालेंगे NbVb माइनस NaVA बाई वॉल्यूम। ठीक है, यही है तुम्हारा नॉर्मेलिटी। सबसे पहले इन फैक्टर के बारे में समझे हम लोग, फिर नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन देखें। ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू व्हाट? मोलर मास बाई एन फैक्टर। फिर एन फैक्टर देखें अलग अलग केसेस में, एटम के केस में क्या होगा, आयन के केस में क्या होगा, सॉल्ट के केस में क्या होगा, हाँ, रिडक्शन रिएक्शन के केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के केस में क्या होगा, एसिड्स के केस में क्या होगा, बेसिस के केस में क्या होगा। फिर उन दोनों सॉल्यूशन को मिलाएं, एक एसिडिक एक बेसिक, एसिडिक एसिडिक बेसिक बेसिक, इससे केस में क्या होगा। तो इस तरीके से हमारा जो 5th क्लास है वो खत्म होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बनाने होंगे, उसके बाद ये खत्म होगा। देखो क्वेश्चन कैसे जल्दी जल्दी खत्म होता है।
जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर फॉर्म बाय मिक्सिंग 400 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 और 400 ml ऑफ 0.1 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक एसिडिक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक बेसिक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2। ठीक है, दोनों जगह इन फैक्टर दो दो है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ पे 2 OH निकल रहा है। इन फैक्टर इसका 2 होगा, इसका भी इन फैक्टर 2 होगा। अब मुझे क्या बताना है? पीएच बताना है। पीएच बताना है ना, तो यहाँ पे NaVA निकालो, NaVA, और यहाँ पे NbVb निकालो। देखो कितना आ रहा है। ठीक है, NaVA क्या होगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी का निकालने के लिए क्या करना होगा? मोलैरिटी को इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। मोलैरिटी कितना? 0.1 इनटू इन फैक्टर कितना है इसका? 2। तो ये क्या हो गया? नॉर्मेलिटी ये हो गया ये, और वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, ml में तो 400, उसको ऐसे रख लो 400। कितना आ गया? ये पॉइंट से डेसिमल से 10 गया, 2 5 जा 5 80 जा 80। ठीक है, अब NbVb निकालो, कितना आएगा? सेम ही है, देखो 400 ml 0.1 m और इन फैक्टर भी 2 है, तो ये भी 80 ही आएगा। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है, दोनों जो मिलाया गया है, उसके बाद जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, क्योंकि उतना ही एसिडिक है उतना ही बेसिक है। इसका पीएच कितना आएगा फिर? 7। क्या समझ में आ रहा है कैसे हुआ सवाल? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 5.6 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी? कैपिटल N पूछा है मेरे से, दिया है मेरे को, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 40 मिलीलीटर, ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है W2 5.6 ग्राम, और मोलर मास दिया हुआ है KOH का 56। ठीक है, पूछा क्या है? नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी निकाल के इन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलैरिटी कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? गिवन मास से मोलर मास। गिवन मास कितना है? 5.6 ग्राम। मोलर मास कितना है? 56। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स। अब बाई वॉल्यूम इन लीटर, 1000 बाई 40, ये क्या आ गया? मोलैरिटी। अब इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी। इन फैक्टर कितना हुआ इसका? कितना OH छोड़ यहां से ये रिलीज कर रहा है? 1। इन फैक्टर कितना होगा? 1। ये तो होगा इसका नॉर्मेलिटी। ये डेसिमल गया तो एक और 0 आ गया, 56 से 56 गया, 1 2 1 2 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाई बेसिक एसिड? देखो डाई बेसिक है, इसका मतलब क्या है? इन फैक्टर कितना होगा? 2। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाई बेसिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 200, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन टू गिव 0.1 नॉर्मेलिटी। पूछ रहा है कि कितने ग्राम डाई बेसिक के जिसका मॉलिक्यूलर वेट 200 है, प्रेजेंट होना चाहिए 100 ml में, 100 ml में ऑफ सॉल्यूशन टू गिव 0.1 नॉर्मेलिटी। तो 0.1 नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू व्हाट? 0.1 इज इक्वल टू व्हाट? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, यही ना। एन फैक्टर कितना है? 2। डाई बेसिक बोल रहा है, ये मिल गया 2, ये 0.1। ये क्या है? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? पूछ ही रहा है मेरे से ग्राम, मेरे से W2 पूछ रहा है। मोलर मास कितना दिया हुआ है? 200। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट किए 1000 से डिवाइड करके इनटू 2। W2 नहीं निकल जाएगा। अब ये 100 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ये 2 से 10 गया, W2 कितना आ गया? 1 ग्राम। 1 ग्राम आंसर। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरीके से क्लास 12 सॉल्यूशन का 5th क्लास 5th लेक्चर, टू बी मोर प्रिसाइज, खत्म होता है यहाँ पे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, फिर हम लोगों ने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म्स, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, फिर हम लोगों ने पढ़ा मोलैरिटी,
फिर पढ़ा नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का रिलेशनशिप, डेंसिटी के साथ उसका रिलेशनशिप, जो 3 रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास बाई, ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास बाई, याद करो तुम लोग, ठीक है। थैंक यू।